हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10। ठीक है, जो क्लास 10 का विज्ञान मॉडल पेपर जो देखेंगे कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, यानी 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा और ये पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्या हुआ है, पहले भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। विज्ञान का कोड होता है 931। ठीक है, क्या होता है, 931 होता है और समय जो रहता है 3 घंटे 15 मिनट रहता है। और पूर्णांक जो होता है 70 नंबर का रहता है। ठीक है, जो 30 नंबर आप लोगों को प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। ठीक है, स्कूल से मिलता है और आप लोगों को 100 नंबर हो जाता है। ठीक है, तो यानी आप लोगों का 70 नंबर का ही पेपर रहेगा, जिसमें से ये देखिए क और ख खंड में विभक्त रहेगा। ठीक है, मतलब विभाजित रहेगा। क में MCQ आएगा। ठीक है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आएगा। कितना आएगा, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा और एक एक नंबर एक बहुविकल्पीय प्रश्न पर मिलेगा। ठीक है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पर मिलेगा। तो देखते हैं नोट में क्या दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। देखिए, हम लोगों का 3 घंटा 15 मिनट जो मिलता है, 3 घंटे लिखने के लिए मिलता है और जो 15 मिनट होता है, 15 मिनट वो पढ़ने के लिए मिलता है। क्या करते हैं, पेपर रीडिंग करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं निर्देश में अगर हम लोग पहले ही देख लेते हैं तो हम लोगों को बाद में नहीं देखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड अ और खंड ब में। और देखते हैं दूसरा, खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों में 1 2 3 में विभाजित होगा। ठीक है, यानी कि खंड अ में तो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 रहेगा, लेकिन खंड ब जो होगा 3 उपभागों में विभक्त रहेगा। ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा में। ठीक है, दूसरा और विभक्त रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले तथा काले बॉल पॉइंट पेन से जल्दी सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ठीक है, कैसे भरना है गोले को, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को हम लोग उत्तर शीट मतलब कि आंसर शीट पर नहीं करेंगे, हम लोग OMR शीट पर करेंगे। ठीक है, और कैसे भरेंगे, तो इस तरह पूरा कर कर उसे गोले को एकदम पूरा अच्छे तरह से भर देंगे कि उसमें गोले अच्छा से भर जाए और वो मतलब कि खाली न रहे। ठीक है, और देखते हैं इसमें चौथा क्या कह रहा है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, कितना अंक निर्धारित है, 1 अंक निर्धारित है। अब देखते हैं छठवा, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, और जो प्रश्न आएंगे उसका पता चल जाएगा कि कितने नंबर का कितना है। ठीक है, देखते हैं सातवां, खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि आधा पेज पर अगर एक उपभाग खत्म हो जाता है तो दूसरा उपभाग जो रहेगा नए पृष्ठ से आप लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और देखते हैं 8वां नंबर, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, क्या है, सभी प्रश्न करना जो अनिवार्य है। अब देखते हैं पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस में, उत्तल लेंस में, समतल लेंस में, इनमें से कोई नहीं। तो पहले देखिए हम लोग लेंस के बारे में बात किया गया है। हम लोग जानते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस और क्या, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल
लेंस। अब देखिए इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। देखिए दर्पण का उल्टा हो जाएगा। जो अवतल दर्पण में बनता है इसमें उत्तल लेंस में बनेगा, और जो उसमें उत्तल लेंस में मतलब उत्तल दर्पण में बनता है इसमें अवतल लेंस में बनेगा, ठीक है। इतना आप लोग कंफर्म कर लिए। और देखते हैं इसमें पूछा है किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो किस लेंस में बनेगा, तो देखिए उसमें क्या होता है कि इसमें जो बनेगा अवतल लेंस में बनेगा। किस में बनेगा, अवतल लेंस में बनेगा। अगर यही दर्पण का बात करें, दर्पण का जब बात करेगा तो हम लोग किस में बनेगा, उत्तल दर्पण में बनेगा। किस में, उत्तल दर्पण में। यानी कि ये ध्यान रखिएगा कि दर्पण और लेंस उल्टा होता है। जैसे कि अवतल दर्पण का उसमें उत्तल लेंस मतलब उत्तल, अवतल दर्पण का इसमें उत्तल लेंस में रहेगा, और जैसे कि अवतल लेंस का मतलब अवतल लेंस का उत्तल दर्पण में, और जो होता है अवतल दर्पण का हम लोग किस में, उत्तल लेंस में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेमी है। ध्रुव दर्पण के ध्रुव की फोकस दूरी क्या है। देखिए एक गोलीय दर्पण दिया है, ठीक है। गोलीय मतलब दर्पण जो होता है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कि कैसे होते हैं, 3 प्रकार के। पहले समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक है। तो जो दिया है केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेमी, तो कितना दे दिया है, आर बराबर जो दिया है 20 सेमी दे दिया है, ठीक है। कितना दे दिया है, 20 सेमी। और पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, ठीक है। जो फोकस दूरी जो त्रिज्या होती है 2 गुना होती है। फोकस दूरी की त्रिज्या जो होती है 2 गुना होती है। जैसे कि एफ बराबर होता है, एफ बराबर जो होता है R/2 होता है, ठीक है। एफ बराबर कितना होता है, R/2 होता है। तो आर दे दिया है, तो देखिए R/2 होता है ना, तो देखिए 2, तो यानी हम लोग कह सकते हैं 20/2। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 सेमी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 10 सेमी। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। देखिए ये हर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 3 नंबर का क्या होगा। तो देखिए हम लोग का आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन क्यों होता है, जैसे कि प्रकाश के किस घटना के आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। पहले हम लोग देखेंगे कारण। अगर कारण पूछ दे तो कारण में क्या कहेंगे, कारण में कहेंगे लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य जो होती है अधिक होती है, तथा बैंगनी रंग के तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। कितना क्या दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई पड़ता है। तो आप लोगों को कंफर्म हो गया कि ये प्रकीर्णन होगा, ठीक है। क्यों होगा, कारण कोई पूछ देगा तो कारण में हम लोग दिखाएंगे कि लाल रंग की जो होती है, लाल रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है, ठीक है। तरंगदैर्ध्य जो होती है क्या होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन बैंगनी रंग के जो तरंगदैर्ध्य होती है कम होती है। कम होने के कारण उसका जो प्रकाश रहता है पूरा फैल जाता है, ठीक है। इसी के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई पड़ता है, यानी कि प्रकीर्णन इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेमी में कितनी होगी, ठीक है। सेमी में कितनी होगी, तो देखिए P बराबर दे दिया है 2 डायोप्टर, ठीक है। 2 डायोप्टर, इतना तो पता चल गया। हम लोगों को पूछ रहा है F, तो इसका संबंध होता है क्या, P बराबर 1/F। ये मीटर के लिए होता है, लेकिन हम लोगों को सेमी में पूछा गया है, तो हम लोग का हो जाएगा P बराबर 100/F। इतना तो पता चल गया। अब देखिए क्या करते हैं, P बराबर 2 डायोप्टर दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 2 बराबर 100/F।
एफ में जब गुणा होगा तो 2f बराबर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 2f बराबर हो जाएगा 100। तो f बराबर हो जाएगा 50। 50 जो होगा सेमी में होगा। कितना होगा? 50 जो होगा सेमी में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेमी। ठीक है, 50 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? ठीक है, किस तार को जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? किसमें? फ्यूज तार को घरेलू विद्युत वितरण में। कि देखिए, भूसंपर्क तार को, उदासीन तार को, जीवित तार को, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 5 नंबर का क्या होगा। देखिए, विद्युत वितरण में तार को श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है उसे जीवित तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2 और x3 से प्रदर्शित किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? देखिए, संबंध भी देख लेते हैं। संबंध क्या कर रहा है? x1 इंटू x2 बराबर x3। ठीक है, और बी का ऑप्शन कर रहा है x1 इंटू x3 बराबर x2, और होता है x2 इंटू x3 बराबर x1। ठीक है, और x1 इंटू x2 इंटू x3 बराबर 1। तो हम लोग का क्या कह रहा है देखते हैं। शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रकों में संबंध। तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है? PT होता है। ठीक है, W बराबर PT। W होता है जो कार्य होता है, W क्या होता है? कार्य होता है। P होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति होता है। ठीक है, P जो होता है शक्ति, और T तो आप लोग जानते ही हैं, T जो होगा सेकेंड होगा। सेकेंड, P जो मतलब T जो होगा सेकेंड हो जाएगा। तो W बराबर PT। ठीक है, W बराबर PT। तो इसका हो जाएगा हम लोग का, देखिए दिया है शक्ति, कार्य तथा समय। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कार्य। कार्य को x2 से दर्शाया है, तो x2 बराबर हो जाएगा P शक्ति x1। ठीक है, x1 इंटू देखिए x3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? x3 हो जाएगा। देख लेते हैं कि कौन सा आंसर मिल रहा है। तो हम लोग का मिल रहा है x2 बराबर x1 इंटू x3। तो हम लोगों का मिल रहा है x2 यहाँ भी है, और है x1 इंटू x3। x1 इंटू x3 बराबर ये बी ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? है ए ऑप्शन 10 कूलाम, 5 कूलाम, 20 कूलाम, 25 कूलाम। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा कि 7 नंबर का क्या होगा। तो देखिए, हम लोग का होता है आवेश निकालना, यानी कि क्यू बराबर होता है कितना? IT। क्यू बराबर IT। तो हम लोग क्यू का मान कुछ नहीं दिया है, तो क्यू बराबर कुछ नहीं दिया है, बराबर आई का मान दिया है कितना? 10 एम्पियर गुणते समय 2, तो यानी क्यू बराबर हो जाएगा 20 कूलाम। ठीक है, क्यू बराबर क्या होगा? 20 कूलाम। अब देखिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यहाँ से कंफर्म हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, देखिए ये, हाँ, और आगे बढ़ते हैं। CaSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, आप लोग देखिएगा। तो देखिए, हम लोग का ए ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। इसमें चिन्ह भी लगा दिया गया है कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं से थोड़ा सा आप लोग और सूत्र देख लीजिए। तो देखिए, धावन सोडा का, ठीक है, धावन सोडा का सूत्र, सोडा का सूत्र होता है, धावन सोडा का कह देगा Na2 इंटू CO3 10H2O। ठीक है, 10H2O।
टू ओ। धावन सोडा का कहेगा तो Na2 इंटू CO3 इंटू 10H2O धावन सोडा का हो गया। ठीक है, खाने वाला सोडा का देख लेते हैं। खाने वाला सोडा का, खाने वाला सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा का क्या हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। अब देखते हैं विरंजक चूड़ का, विरंजक चूड़, ठीक है, विरंजक चूड़ का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। इतना तो और पता चल गया। और देख लेते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का, कास्टिक सोडा का क्या होगा, तो हो जाएगा NaOH, क्या हो जाएगा, NaOH। कास्टिक सोडा का हो गया। भूजा चूना का देख लेते हैं, भूजा चूना, ठीक है, भूजा चूना का होता है Ca कोष्ठ में OH का होल ट्वाइस, ठीक है, Ca कोष्ठ में OH का होल ट्वाइस। और देख लेते हैं चूना पत्थर का होता है क्या, चूना पत्थर का, चूना पत्थर का होता है CaCO3, ठीक है, CaCO3। इतना तो पता चल गया। यहीं से हम लोग धावन सोडा का, खाने वाला सोडा का, विरंजक चूड़ का, कास्टिक सोडा का, भूजा चूना का और चूना पत्थर का हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे कहे तो हम लोग का पूरा नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है pH मान 8.5 वाला विलयन होता है, ठीक है। देखिए pH मान जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, POWER, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हम लोग का विलयन में ये बताता है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ठीक है, मतलब कि पावर दिखाता है कि पहले देखिए pH मान वाला 8.5 वाला विलयन क्या होगा, ठीक है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग pH मान पर जो होता है 1 से 14 तक अंक होता है, ठीक है, 1 से 14 तक अंक होता है, जिसमें से 0 से लेकर 6 तक क्या होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय, ठीक है। और 7 जो होता है उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन, 7 उदासीन होता है। और जो होता है 8 से 14 तक ये क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, क्या होता है, क्षारीय होता है। ये तो कंफर्म हो गया। तो अब देख लीजिए 8.5 है तो ये विलयन क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 10 नंबर दिया है IUPAC नाम लिखने के लिए CH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा आप लोग देख लीजिए, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल और हो जाए 2 मेथिल प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनाल है। अब देखिए तो देखिए मेथ एथ प्रोप, ठीक है, मेथ एथ प्रोप। तो देखिए तो मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपे नल, नल OH लगा है ना लास्ट में, तो OH यानी कि नल, ठीक है, प्रोपे नल, ये तो हो जाएगा। लेकिन देखते हैं किस पर बंद लगा है, यानी कि 1 2 यानी 2 पर लगा है तो 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल। आगे देखते हैं 11 नंबर, बहानतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व हैं, ठीक है, बहानतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व हैं, अधातु, धातु, उपधातु, निष्क्रिय गैस। तो देखिए जो 7 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं, क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaNO3, Ca कोष्ठ में NO3 2, ठीक है, सी ऑप्शन है CA3NO3
और है डी ऑप्शन Ca2NO3। तो हम लोग का हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यही हम लोगों को बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो देखिए है C2H2, CH4, C2H6, C3H6, H8। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, तो हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेगा तो C2H2 हो जाएगा, लेकिन ये संतृप्त है, ये भी संतृप्त है, ये भी क्या है, संतृप्त है। ठीक है, इतना हम लोग कंफर्म कर लिए। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, रक्तदाब नापा जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो आप लोग का हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन, एस्ट्रोजन। तो देखिए, जो पादप हार्मोन है हम लोग का वो है क्या है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, क्या है, साइटोकाइनिन है। इतना कंफर्म कर लिए। 16 नंबर देखते हैं, एकलिंगी पुष्प है। ठीक है, एकलिंगी पुष्प है गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। तो हम लोग का एकलिंगी जो पुष्प होता है पपीता होता है। क्या होता है, पपीता होता है। और एक होता है तरबूज। क्या होता है, तरबूज। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पपीता और तरबूज जो होते हैं एकलिंगी पुष्प होते हैं। पुनर्जनन का उदाहरण है हाइड्रा, ब्रायोफिलम, अमीबा, प्लेनेरिया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पूर्ण जनन का उदाहरण है। तो देखिए, हम लोग का हो जाएगा हाइड्रा हो जाएगा, प्लेनेरिया भी होता है, और केंचुआ भी जो होता है पूर्ण जनन का उदाहरण होता है। ठीक है, केंचुआ भी जो होता है पूर्ण जनन का क्या होता है, उदाहरण होता है। 18 नंबर देखते हैं, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। ऑक्सीजन वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, CFC। इतना कंफर्म कर लिए। तो देखिए, हम लोग का ओजोन परत का क्षरण जो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। अब देखिए, ओजोन परत का सूत्र जो होता है O3। ठीक है, O3 यानी कि ऑक्सीजन का 3 अणु मिलेगा तो हम लोग का ओजोन परत का क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, प्राकृतिक परितंत्र है गमले, जल, जीवशाला, खेत, वन। तो देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र जो होता है दो प्रकार के होता है। पारितंत्र जो होता है दो प्रकार के होता है, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम। इतना कंफर्म कर लिए। अब देखिए, प्राकृतिक में जो आता है वन आता है। ठीक है, प्राकृतिक में वन आएगा और कृत्रिम में गमला, जलाशय, इतना आएगा। ठीक है, तो हम लोग का प्राकृतिक पूछा है तो हम लोग क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतना हमको लोग कंफर्म कर लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का खंड ब। ठीक है, खंड ब में यानी बड़ बड़ क्वेश्चन आएगा, यानी 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है। दृष्टि दोष किसे कहते हैं। PQR 3 व्यक्ति में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस का नाम लिखिए। यह है P के निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं। Q केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं। R न तो दूर की वस्तु को देख पाता है न ही निकट की वस्तु को देख पाता है। पहले हम लोग दूर दृष्टि दोष देखते हैं, किसे कहते हैं। जब व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है,
दूरदृष्टि दोष कहते हैं। जब व्यक्ति को कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ठीक है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उसके क्या होता है, दृष्टि दोष हुआ रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, पी केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की नहीं। पहले हम लोग दृष्टि दोष जो होता है वो तो देख लिए कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। अब देखिए, दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि जो भी वस्तु दिखाई देती है, मतलब कि दूर की वस्तु को कोई, मतलब कि कोई वस्तु को, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, तो उसका जो हम लोग का दृष्टि दोष हुआ होगा, दूर दृष्टि दोष हुआ रहेगा। मतलब कि जो स्पष्ट देख पाएगा वही उसको दोष हुआ रहेगा। जैसे कि पी जो है केवल निकट की वस्तु को देख पाता है, तब पाता है, तो देखिए ये परंतु दूर की वस्तु को नहीं, तो इसमें निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। पी को क्या हुआ है, निकट दृष्टि दोष हुआ है। देखिए और दूसरा है, तो यानी कि देखिए पी केवल निकट की वस्तु को देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है, तो इसे निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में होता है जो वस्तु निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं। तो देखिए इसका निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। क्यों केवल दूर की वस्तु को देख पाता है, तो इसे दूरदृष्टि दोष हुआ है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में होता है दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख पाएगा लेकिन परंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इसमें उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग। देखिए ये तो पता चल गया कि इसमें उत्तल लेंस होगा, इसमें अवतल लेंस होगा। अब देखिए आर न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट न ही देख ना निकट की वस्तु को स्पष्ट देखता है, तो इसमें द्विफोकसी लेंस, ठीक है, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करेगा, जिसमें ऊपर रहेगा अवतल लेंस, नीचे रहेगा उत्तल लेंस, ठीक है। इतना पता चल गया। अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर की क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः, देखिए जल में प्रकाश की चाल इतना है, कांच में प्रकाश की चाल इतना है, ठीक है। तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो दिया है क्या, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी W सापेक्ष G, ठीक है, ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक बताना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इधर रहता है इसे मतलब पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जो पानी का प्रकाश की चाल है उसके ऊपर रखेंगे और ग्लास के नीचे रखेंगे। यानी कि कैसे रख सकते हैं, देखिए जल में है 2.25 गुणते 8 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे W सापेक्ष ग्लास का, तो कैसे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 2.25 गुणते 10 पर 8 बटा में 2 गुणते 10 पर 8, ठीक है। अब इसे कटाएंगे और कटाएंगे तो हम लोग का आएगा WNG बराबर हो गया 9/8, यानी कि जैसे कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा 9/8 आएगा, इसे दशमलव में करेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है, 1 दशमलव कुछ आएगा। अब दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताना है। तो वायु के सापेक्ष तो पूछा है, वायु यानी एयर कह सकते हैं, सापेक्ष कांच यानी ग्लास, ठीक है, कांच यानी ग्लास, तो हम लिख सकते हैं, कैसे लिख दे सकते हैं, सापेक्ष ग्लास लिखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, तो 3 गुणते 10 पर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि जो वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणते 10 पर 8 होती है, ठीक है, 10 पर 8 होती है, बटा में लिख देंगे कितना है, तो कांच का अपवर्तनांक तो 2 गुणते 10 पर 8 है, ठीक है। अगर इसे कटाते हैं तो हम लोग का आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 आएगा, कटाएंगे तो हम लोग का 3/2 अगर कटाते हैं आप लोग तो 1.5 आएगा, ठीक है, 1.5 आएगा और लिख देंगे आप लोग आंसर। 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध R है। प्रतिरोध का मान कितना हो जाए जब उसकी पदार्थ की लंबाई को दोगुनी तथा त्रिज्या को आधी की जाए। ठीक है, क्या की जाए, आधी की जाए। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिरोध जो होता है दो बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन से, तो है जो लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, इतना तो हम लोग कंफर्म कर लिए। अब हल में लिखेंगे कैसे, हल में लिखेंगे, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, माना, ठीक है, माना एक चालक तार की लंबाई बराबर L, लंबाई बराबर L, ठीक है, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर A। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर A। ठीक है, A, इतना तो पता चल गया। अब लिखेंगे तो प्रतिरोध बराबर होता है, ठीक है, R बराबर होता है रो। ठीक है, रो को इससे बताते हैं L/A। मान लेंगे समीकरण 1, क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इतना तो पता चल जा रहा है। अब देखिए A के जगह पर हम लोग रखना चाहें तो हम लोग रख सकते हैं पाई R स्क्वायर। ठीक है, A के जगह पर हम लोग पाई R स्क्वायर भी रख सकते हैं, तो रख लेते हैं। R बराबर हो जाएगा रो L/पाई R स्क्वायर, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं, अब लिखेंगे। अब देखिए आगे बढ़ रहा है, प्रतिरोध का मान जब उसकी पदार्थ की तार की लंबाई की दोगुनी कर दी जाए और त्रिज्या को आधी, तो यदि लिखेंगे, यदि लंबाई को हम लोग 2L कर देते हैं। ठीक है, 2L तथा त्रिज्या को क्या कर देंगे, त्रिज्या पहले R थी तो बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे रखेंगे, तो हम लोग का डैश कर देंगे, R' बराबर रो। अब देखिए लंबाई को 2 मतलब किए हैं तो 2L हो जाएगा, बटा में हो जाएगा पाई, लिखे थे गुणते, R को आधा करते हैं तो R/2 हो जाएगा और उसके बाद होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं R' बराबर रो 2L बटा में पाई R स्क्वायर बटा में 4। ठीक है, बटा में 4, अगर ऊपर पूरा गुणा करेंगे तो हो जाएगा R' बराबर रो, ठीक है, रो 8L बटा में पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर, तो हो जाएगा R' बराबर हो जाएगा, 8 को इधर निकाल देते हैं, गुणते रो कर देंगे, रो L बटा पाई R स्क्वायर। ठीक है, पाई R स्क्वायर, देखिए रो L बटा पाई R स्क्वायर को हम लोग समीकरण 1 यानी कि R बराबर दर्शाए थे, तो हम लोग का हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा, देखिए 8 गुणते, अब रो L बटा में पाई R स्क्वायर के जगह पर हम लोग R रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा R1 बराबर 8R। ठीक है, R1 बराबर 8R, तो लिख देंगे अतः नया प्रतिरोध बराबर, नया प्रतिरोध जो होगा 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, 8 गुना बढ़ जाएगा, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, इसका आंसर 8 गुना बढ़ जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से और निम्नलिखित सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करना है। पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, देखिए कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार, देखिए हम लोग अपने हाथ को लेते हैं। ठीक है, हाथ को लेते हैं, देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम यानी कि बाएं हाथ को लेकर, देखिए हम लोग क्या करेंगे,
हम अपने बाएं हाथ के अंगूठा, ठीक है, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है। तर्जनी, मध्यमा, देखिए मान लीजिए कि हाथ बना दे रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कि हाथ बनाकर कैसे भी बन गए, ठीक है। अब देखते हैं, इसे ही ये जो है हाथ बना लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, मध्यमा, तर्जनी को परस्पर लंबवत हो, ठीक है, इस प्रकार फैलाएं कि परस्पर क्या हो, लंबवत हो। लंबवत हो तो चुंबकीय क्षेत्र, देखिए तर्जनी जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, ठीक है। तर्जनी जो होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी तथा मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा जो होगा चालक पर लगने वाले बल के दिशा में होगा, ठीक है। बल के दिशा में होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ में एक चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा में बताए, ठीक है। मान लीजिए कि ये है चालक तार, इसे अगर हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है, इस तरफ पकड़ते हैं तो जो है, तो जब हम लोग का अंगूठा रहेगा, तो हम लोग जब पकड़ेंगे तो उसे अंगूठा धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। अंगूठा क्या बताएगा, ऊपर, यानी धारा की दिशा को बताएगा। और जो होगा अंगूठा, और जो अंगुलियां लिपटी होंगी यानी कि घुमाएंगे जब अंगुली, तो वो क्या होगी, दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगे। क्या करेंगी, ये जो होगा, ये जो होगा ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ठीक है। यही हम लोग का वो नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब देखते हैं, अथवा में कहा है एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होगा, ठीक है। यही हम लोग को बताना है, ठीक है। ये हम लोग का क्या करना है, बताना है। अब देखिए लिखेंगे, तार तार का नाम जो है दिया है ABC दिया है, ठीक है। निकलते हैं 3 तार, तो नाम जो हो जाएगा, ए का जो नाम हो जाएगा हम लोग हो जाएगा विद्युतमय तार यानी जीवित तार, ठीक है। और बी का नाम हो जाएगा उदासीन तार, और सी का नाम हो जाएगा भूसंपर्क तार, ठीक है। तो देखिए यह जीवित तार का कार्य होता है, जीवित तार का कार्य जो होगा, जीवित तार का जो होता है कार्य घनात्मक धारा प्रवाहित करता है, ठीक है। क्या करता है, घनात्मक धारा प्रवाहित करता है। आवरण जो होता है लाल रंग का आवरण होता है, ठीक है। जीवित तार पर क्या, किस कलर का आवरण रहेगा, तो लाल कलर का आवरण रहेगा, ठीक है। उदासीन तार का क्या कार्य होता है, उदासीन जो तार होता है ऋणात्मक धारा को प्रभावित करेगा, ठीक है। और इसका जो होता है कलर जो होता है आवरण काला और हरा होगा, ठीक है, काला और हरा होगा। इतना देखिए काला होता है, ठीक है, बस काला होगा। अब देखते हैं भूसंपर्क तार का जो होता है धातु युक्ति उपकरण में प्रयुक्त होगा, ठीक है। जो होगा भूसंपर्क तार धातु युक्ति उपकरण में प्रयुक्त होगा, और इसका जो रंग रहता है हरा रहता है, ठीक है। यही कलर रहता है, हरा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर है, एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्लों के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। तो 5 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के नाम लिखिए, ठीक है। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है, इतना पता चल गया। तो देखिए हम लोग लिखेंगे एथेनॉल यानी कि C2, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। इसे क्या करेंगे ना, सोडियम से क्रिया करा देते हैं, Na से क्रिया कराएंगे, तो निकलेगा क्या, निकलेगा C2H5ONa, ठीक है, प्लस H2, गैस बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसे कर देंगे। और दूसरा का निर्जलीकरण करा देंगे, ठीक है। निर्जलीकरण C2H5OH, निर्जलीकरण किसके ऊपर रखेंगे, तो H2SO4 के, तो निकालेंगे तो हो जाएगा C2H4 प्लस H2O, ठीक है। H2O जो निकला है C2H4 एथीन है। अब देखते हैं
दूसरा दूसरा क्या करा है, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुण मतलब गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए इसे भी क्या करेंगे, सोडियम से क्रिया करा देते हैं। एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। इसे जब हम लोग Na से क्रिया कराएंगे तो हम लोग का हो जाएगा CH3COONA प्लस H2 गैस क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, H2 गैस बाहर निकाल देगा। अब दूसरा है एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण करा देंगे, क्या करेंगे, एस्टरीकरण। एस्ट्रीकरण जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एस्ट्रीकरण कैसे होगा, तो देखिए CH3COOH प्लस C2H5OH से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, जब बनाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, CH3COOC2H5 प्लस H2O निकाल देगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं एस्ट्रीकरण उसे कहते हैं जब एसिटिक अम्ल को एथिल एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है, उसे एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को समझाइए। द्विघटन अभिक्रिया, द्विअपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो द्विअपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहला का आंसर हो जाएगा क्या, आंसर देखिए, वह अभिक्रिया, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने बीच दोनों अपने आयनों को अदला बदला करते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विअपघटन अभिक्रिया। यानी कि अब देखिए उदाहरण में ले सकते हैं सोडियम सल्फेट और इसे बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है, बता दे रहे हैं आप लोगों को। जब अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ NaOH का क्रिया करा देंगे तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीएच मान, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। तो पीएच मान क्या होता है, पी का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी का अर्थ क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। H हाइड्रोजन आयनों का सांद्रता बताता है। ठीक है, तो 0 से 6 तक अम्लीय रहेगा, 7 उदासीन रहेगा और 8 से लेकर 14 तक क्या रहता है, क्षारीय लेकर रहता है। 8 से 14 तक क्षारीय रहता है। तो उसका आप लोग परिभाषा लिख लेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग तथा हाइड्रोजन का वियोग वह ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखते हैं दहन अभिक्रिया, क्या, दहन अभिक्रिया क्या कहलाती है, दहन अभिक्रिया वह आती है जब कोई यौगिक C2 की उपस्थिति, यानी कि कह सकते हैं O2 की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति कराते हैं तो जब करेंगे तो जल CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। ठीक है, जब करवाएंगे तो क्या पड़ेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जल संशोधन में उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण, संक्षारण के उदाहरण समझाइए। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जल संशोधन। ठीक है, तो इसे आप लोग संक्षारण हम लोग देख लेते हैं। संक्षारण जो होता है, संक्षारण क्या होगा, अब देखिए और ये भी देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के इसको जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण। तो लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O को क्रिया 3/2 H2O से कराएंगे तो हम लोग का जिप्सम प्राप्त होगा। ठीक है, जिप्सम प्राप्त होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया कराएंगे तो हम लोग जिप्सम प्राप्त होगा। संक्षारण का उदाहरण देख लेते हैं। किसी पदार्थ को नमी या रासायनिक पदार्थों से की उपस्थिति में नष्ट होना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। इसको यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना और जो चांदी पर जो हरा हरा रंग का हो जाता है वो क्या होता है, संक्षारण के ही कारण होता है। ठीक है, कारण होता है। अब देखते हैं
ये ब्लीचिंग पाउडर का जल संशोधन में उपयोग लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है क्लोरीन पाई जाती है, ठीक है, में ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाई जाती है, जबकि एक कीटनाशक है, ठीक है। अतः ब्लीचिंग पाउडर जल की कीटाणुओं को मारने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं, ओजोन परत क्या है तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है, किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि ओजोन ये जो होता है एक गैस होती है, क्या होती है, एक गैस होती है, गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु यानी O3 से बनी होती है, मिलकर बनी होती है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में एक आवरण बनाती है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा में क्या करती है, एक आवरण के टाइप का बनाती है, ठीक है। यह आवरण सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को रक्षा करता है, ठीक है। पराबैंगनी किरण से क्या करता है, पराबैंगनी किरण से क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इतना और रक्षा करता है, ओजोन परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है, ठीक है। अब देखते हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाले जीवधारी का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा, ठीक है, जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है, स्थानांतरण होता है। पौधे से शुरू होने वाले इस क्रम में प्रत्येक जीव अपने से पहले जीव को पर भोजन या ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं। जैसे हरे पौधे पर क्या हिरण रहेंगी, हिरण पर क्या रहेगा, बाघ निर्भर रहेगा। यानी कि जो हिरण जो होती हैं उस किस पर मतलब जैसे हरे पौधे पर निर्भर रहेंगी कि वो होगा तो हिरण खाएगी, हिरण को क्या खाएगा, बाघ खाएगा, ठीक है। इतना तो पता चल गया। आहार जाल क्या कहते हैं, आहार जाल का हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आहार जाल किसी परितंत्र में पाए जाने वाले आहार श्रृंखलाओं के संजाल को आहार जाल कहते हैं, ठीक है, आहार जाल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कायिक प्रवर्धन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन और मुकुलन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन और मुकुलन। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, पौधे के कायिक भागों पर कलिका उत्पन्न नए पौधे का जन्म होता है, ठीक है, कायिक प्रवर्धन वो कहलाता है। और मुकुलन क्या कहलाता है, जीव के शरीर पर उभार, मतलब कि एक जीव रहेगा, मान लीजिए यही एक जीव रहती है, इसी पर उभार जैसा होगा और क्या होगा, एक नए संतत की जन्म हो जाए। जैसे हाइड्रा और ईस्ट में ये सब होता है, क्या होता है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है। और कायिक प्रवर्धन किस में होता है, ब्रायोफिल्म आलू, ठीक है, उसमें होता है, ब्रायोफिल्म और आलू में होता है। आगे बढ़ते हैं मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त टिप्पणी वर्णन कीजिए। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, 6 नंबर का आता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और ऐसे ही आप लोगों को अगर देखना है मॉडल पेपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।